आज हम भारतीय संविधान में लोकसभा को देखते हैं, जिसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम भावनाओं का सदन है या लोगों की सभा भी इसे कहा जाता है। अनुच्छेद 79 में एक कहा गया है अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद का मतलब क्या है। संसद जिसके 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें कहा गया है कि संसद का मतलब क्या है। संसद का मतलब क्या है। इसमें संसद का मतलब बताया गया है कि संसद के 3 अंग होंगे। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरी बात करें हम राज्यसभा की, तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 81 में जो कहा गया है कि लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है, जिसमें हम देखेंगे कि लोकसभा की सीटें जो कि अधिकतम कितनी है, 552। अधिकतम सीटें लोकसभा की 552 है। और अगर हम वर्तमान में बात करें, वर्तमान में सीटें हैं 545। वर्तमान इसमें सीटें 545 हैं। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा में 530 सदस्य हैं, 530 सीटें हैं, विभिन्न राज्यों से चुनी जाती हैं। और जो 20 सीटें हैं उन्हें केंद्र शासित प्रदेशों से चुना जाता है। और अनुच्छेद 331 में अनुच्छेद 331 में 33 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में जो सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं उनमें से एक भी ऐसा सदस्य नहीं है जो आंग्ल भारतीय समुदाय का हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए 2 लोगों को मनोनीत करेगा, यानी कि 2 सदस्यों को मनोनीत करेगा। अब देखेंगे कि चुनाव 2 तरीके से होते हैं। एक होता है एकल संक्रमणीय और दूसरा होता है आनुपातिक पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति और दूसरा है आनुपातिक पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति को हम देखें तो जब कोई मतदाता मतदान देने जाता है तो वो एक वरीयता क्रम में वोट देता है। वो इसलिए वोट देता है क्योंकि जो उसका मत का जो मूल्य है, यानी कि जो उम्मीदवार जीतने वाला है, अगर उसको निश्चित अनुपात में वोट नहीं मिल पाते, यानी कि मत नहीं मिल पाते, तो उसके वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। हम देखेंगे आनुपातिक पद्धति में इसमें जीतने वाले मतदाता को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। हम फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट को देखें। फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, इसका हिंदी में भी अनुवाद है कि अग्रता ही विजेता। अग्रता ही विजेता। फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम वोट देने जाते हैं तो जो हमारे वोट का जो मूल्य है वो एक ही माना जाता है। जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करता है वो चुनाव जीत जाता है। भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसे मानव संसाधन मंत्रालय कहते हैं। इस मानव संसाधन मंत्रालय में एक HRD, मानव संसाधन मंत्रालय के बाद अब ये शिक्षा मंत्रालय हो गया है,
HRD, एक HRD इसमें एक मिनिस्ट्री है। इस HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक तकनीकी संगठन है जिसका नाम है CSTT, तकनीकी एवं वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। इस आयोग संगठन का काम है कि जितने भी जो पुराने टर्म हैं यानी कि ग्रंथ हैं उनके हिंदी में अनुवाद करना, जो टेक्निकल टर्म है उनके हिंदी में इनका अनुवाद करना इसी संगठन यानी कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का कार्य है। और ये नाम अग्रता ही विजेता इसी ने दिया है, इसी संगठन ने, इस संगठन का नाम है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, इसी ने इसे एक नाम दिया है। और हम देखेंगे कि लोगों को यानी कि लोकसभा को लोगों की सभा क्यों कहा जाता है। लोकसभा को लोगों की सभा, लोकसभा को लोगों की सभा क्यों कहा जाता है। इसे लोगों की सभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। लोकसभा में जो सदस्य बैठे रहते हैं वो सीधे जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, इसलिए इसे लोगों की सभा कहा जाता है। और इसमें आम चुनाव होते हैं। पहले आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, फरवरी के 1952 तक हुए। लोगों को, लोकसभा को लोगों यानी कि भावनाओं का सदन कहा जाता है क्योंकि लोगों की भावनाएं लोकसभा में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। हमने देखा कि पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई। पहली लोकसभा कब गठित हुई? 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई। और ये हुई, और हम जानते हैं कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान यानी कि मतदान करने की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। एक चीज और याद रखना है कि 61वें संविधान संशोधन में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 13 मई 1952 में लोकसभा की पहली बैठक होती है। लोकसभा की जो गठित हुई 17 अप्रैल 1952 को गठित होती है और 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक होती है। लोकसभा की पहली बैठक होती है। जीबी मावलंकर लोकसभा के जनक कहा जाता है। इन्हें यहाँ संसद का जनक कहा जाता है। जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे। जब संविधान सभा
जब संसद के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे। जीबी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे और जीबी मावलंकर को ही संविधान का संसद का पहला प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, नियुक्त किया गया था। प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख संविधान में नहीं है। क्या है ये प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर का काम है कि सदन की अध्यक्षता करते रहना और लोगों को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति का है या राष्ट्रपति के अनुदेश या आदेश पर अन्य व्यक्ति का है और प्रोटेम स्पीकर वही कार्य करता है। ये उस सदन की अध्यक्षता करता रहता है और लोगों को शपथ दिलाता है और तब तक अध्यक्षता करते रहता है जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है। जीबी मावलंकर वो पहले व्यक्ति हैं जिन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये सफल नहीं हुआ और जीबी मावलंकर और जीएमसी बाल योगी ये दो व्यक्ति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। और पहली लोकसभा में जब चुनाव हुए तो 489 सीटों पर हुए। पहली लोकसभा में चुनाव 489 सीटों पर हुए, जिनमें से 364 सीटें कांग्रेस ने जीती। इनमें से 364 सीटें तो कांग्रेस को मिलती हैं और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनकर उभरते हैं और दूसरी पार्टी, जैसे कि हम भीमराव अंबेडकर की बात करें तो जो पहली लोकसभा के चुनाव थे ये हार जाते हैं, यानी कि भीमराव अंबेडकर पहली लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। हम कृपलानी की बात करें, आचार्य कृपलानी पहली लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि जिसे हम भाकपा कहते हैं, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी पार्टी बनकर उभरती है जिसे 16 सीटें प्राप्त होती हैं। इसे 16 सीटें प्राप्त हुई। अनुच्छेद 75(3) में ये कहा गया है कि जब नियुक्ति हो जाएगी प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी, तब जब सरकार बन जाएगी तो लोकसभा सामूहिक रूप से, यानी जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी कि जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी तो जब प्रधानमंत्री की सामूहिक रूप से या सरकार बन जाएगी, यानी कि नियुक्ति हो जाएगी या कहें सरकार बन जाएगी,
तब या तब या तो तब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी कि जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी, सरकार बन जाएगी, तो जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 91वें संविधान संशोधन में कहा गया है, हमने देखा कि 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। 91वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 15% कर दी गई, जो कि लोकसभा के संदर्भ में प्रावधान है। यानी कि जो मंत्री परिषद है उसकी अधिकतम संख्या, मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 15% कर दी गई। मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम सीमा है वो 15% कर दी गई, जो कि लोकसभा में प्रावधान है जिसका लोकसभा के संदर्भ में प्रावधान है। इसका लोकसभा के संदर्भ में प्रावधान है। लोकसभा के संदर्भ में इसका प्रावधान है। अब हम बात करें अनुच्छेद 108 की। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? अनुच्छेद 108 कहता है कि यदि लोकसभा में कोई बिल है या लोकसभा में कोई बिल रखा जाए और लोकसभा उसे पारित कर दे, बिल जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा में रखा जाए कोई बिल और राज्यसभा उसे पारित ना करे, अर्थात एक सदन किसी बिल को पारित कर दे और दूसरा सदन 6 माह तक, अगले 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया ना दे, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 108 क्या कहता है कि एक सदन किसी बिल को पारित कर दे और दूसरा सदन 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया ना दे, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाएगा। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। क्यों बुलाएगा? इसलिए बुलाएगा कि एक सदन जब किसी बिल को पारित कर दे और दूसरा सदन 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया ना दे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया अनुच्छेद 108 में लिखी हुई है। अब हम देखें कि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता कौन करेगा। संयुक्त अधिवेशन की तो अनुच्छेद 118 में लिखा है, अनुच्छेद 118 में लिखा हुआ है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। किसमें प्रावधान है? अनुच्छेद 118 में। अब हम देखें कि अनुच्छेद 118(4) में ये बात की गई है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 109 क्या कहता है। अनुच्छेद 109 में जो प्रावधान है कि धन विधेयक को पहले राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यह पहले लोकसभा में रखा जाएगा, क्योंकि
धन विधेयक टैक्स से संबंधित है और राज्यसभा राज्यों के हितों के लिए है। हम अनुच्छेद 110 की बात करें, 110 में क्या कहा गया है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करती है और इसे क्या कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो हाँ, पिछली बार 2017 में जब सुमित्रा जी ने आधार को लोकसभा में धन विधेयक घोषित किया तो कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब हम अनुच्छेद 352 की बात करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 352, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो 1 माह के अंदर संसद से अनुमति लेनी होगी और अगर संसद से अनुमति नहीं मिलती है तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 362 में साफ शब्दों में कहता है कि राष्ट्रपति कभी भी अपनी उद्घोषणा को वापस ले सकता है। हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो अनुच्छेद 352 में लोकसभा अपनी कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य प्रस्ताव रखते हैं और यदि लोकसभा की बैठक चल रही है तो पहले लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा और यदि नहीं चल रही है तो राज्यसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को स्थायी। क्यों? क्योंकि वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है और आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।